हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। भाई विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 12 का जो चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ था, उसका आज एमसीक्यू देखने वाले हम लोग, है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये चैप्टर से जितने भी आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू, वो सारे एमसीक्यू क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में लगभग आपका कितने एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, 70 एमसीक्यू। कितने देखेंगे प्यारे बच्चे, 70 रहेंगे ना। 20 एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ना। चैप्टर आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर को हमने पढ़ा कंप्लीट कर रखा है। तो इस चैप्टर से जितने भी आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू को इस वीडियो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ पर क्लास 12 का और यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड बोर्ड। तो आप ये बात समझे केवल झारखंड बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड के लिए तो आप तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, किसी भी बोर्ड के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। अब हम लोगों ने जब पढ़ रहा था उस समय हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो आपका पुष्प होता है उसके प्राकोष होते हैं, उसके प्राकोष को जब हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे, तो उसके अंदर क्या था, लघु बीजाणुधानी के बारे में देखे थे ना। 4 कोष्ठक थे और चारों कोष्ठक को हम लोग क्या बोले थे, लघु बीजाणुधानी नहीं। तो अब लघु बीजाणुधानी के अंदर कितने परत, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 परत होता है ना। 4 परत, कितने परत होते हैं, फर्स्ट परत आपका होता, फर्स्ट परत होता है अति अंदर का, इसके बाद आपका द्वितीय, इसके बाद तृतीय, इसके बाद आपका क्या होता है चतुर्थ, यानी 4 परत होते बबुआ। तो सबसे बाह्य परत को हम लोगों ने क्या कहा था, बाहर वाला को बाह्य त्वचा क्या बोले थे, बाह्य त्वचा बोला था हम लोगों ने ना। तो बाह्य त्वचा, अंदर वाले को क्या बोले थे प्यारे बच्चे हम लोग, अंदर वाले को अंतःस्थीशियम क्या बोले थे, अंतःस्थीशियम, अंतःस्थीशियम बोला था हम लोगों ने ना। इसके बाद बीच अंदर वाला को फिर क्या बोले थे, इसको हम लोग मध्य परत क्या बोले थे प्यारे बच्चे, मध्य परत बोला था ना। और इसके बाद सबसे लास्ट में अंदर में जो था इसको बोलते हैं टैपिटम, क्या बोला जाता है, टैपिटम बोला जाता है ना। ये सबसे अंदर का परत होता है। ये सब का कार्य भी आप लोग को बताए थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है प्यारे बच्चे वो टैपिटम का होता है ना। टैपिटम क्या करता है कि इसके अंदर ही आपका बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो टैपिटम पोषण प्रदान करता है परागकण को नहीं, और आपका कई पदार्थ को भी स्रावित करता है, जैसे स्पोरोपोलेनिन नहीं, आपका यूवी कण को भी स्रावित करता है, कौन, टैपिटम करता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे। तो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा यानी इसमें क्या गो है, 4 गो। ध्यान देखेंगे, अंतःस्थीशियम ये भी आपका है नहीं, टैपिटम ये भी है, बाह्य त्वचा, ये तीनों आपका लघु बीजाणुधानी का हिस्सा है। परंतु बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार आपका बीजांड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है प्यारे बच्चे, बीजांड का, इसलिए आपका लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बीजांड द्वार जो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आगे, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आगे है सेकेंड नंबर, कह रहा है आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं ना। अब हम लोग पढ़े तो यहाँ पर आवृत बीजी पौधे का मतलब क्या, पुष्पीय पादप, क्या होगा, पुष्पीय पादप। आप लोग जानते भी हैं पुष्पीय पादप बोलते हैं प्यारे बच्चे ना, पुष्पीय पादप या पुष्पीय पौधे। तो अब यहाँ पर आपका पूछ रहा हम लोग से कि इसमें से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात, विभाजन के बाद 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परागकण होता है बबुआ, परागकण कोई नर युग्मक नहीं है, परागकण नर युग्मक उद्भिद है। और परागकण के अंदर जो कोशिकाएं मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक ना। उसमें भी 2 तरह की कोशिका होता है,
एक कायिक कोशिका होता है और एक जनन कोशिका होता है। और वही जनन कोशिका जब बबुआ विभाजन करता है तो दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर आपका कायिक कोशिका हो जाएगा, नहीं आपका जनन कोशिका। तो कौन होगा बबुआ? जनन कोशिका होगा। जनन कोशिका विभाजन करके दो नरयुग्मक का निर्माण करता है, तो आप इसको याद रखेंगे ना। बाकी लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये नहीं, ये तो आपका लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है। नहीं, उच्चारक एक ही साथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लघु बीजाणु चतुष्क भी कहा जाता है। और उसी को परागकण बोला जाता है। उसी के अंदर कायिक कोशिका और क्या होता है, जनन कोशिका। तो ऑप्शन भी नहीं होगा, लघु बीजाणु भी आपका नहीं होगा ना, ये याद रखेंगे। ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा प्यारे बच्चे? बी होगा। कौन हो जाएगा? बी। क्लियर है? चले आगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। इसमें से बताना आपका कौन सी जो कोशिका है जो अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है ना। आपका सहायक कोशिका ये तो जुड़ा हुआ है, अंड कोशिका ये भी जुड़ा हुआ है, प्रतिव्यवस्थांत कोशिका ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन तंतुरूप समुच्चय ये भी जुड़ा हुआ, परंतु प्रतिव्यवस्थांत कोशिका नहीं जुड़ा हुआ है। इससे अंड समुच्चय से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? आपका सी। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे। अब हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर का है कि ए पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व क्या देते हैं? फल देते हैं, और फल देने के बाद वो कौन हो जाते हैं? मर जाते हैं ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कहने का मतलब है कोई एक आपका क्या है, पौधा है, पुष्पीय पादप है, जो एक बार फूल भी देता है और एक ही बार आपका फल देने के बाद वो फिर कौन हो जाता है? मर जाता है। तो इसमें से कौन है? मोनोकार्पिक है, पॉलीकार्पिक है, कादिक पौधे, कास्टिक इसको बोलते हैं ना, इसको कास्टिक, इसको आप लिख लीजिएगा ठीक ना, पौधे, कास्टिक पौधे ना, प्रजनक पौधे। अब यहाँ पर है मोनोकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक पौधे ना। तो मोनोकार्पिक पौधे एक ही बार क्या देता है बबुआ? फल। एक बार ही क्या देता है आपका? एक ही बार फल देता है ना। इसके बाद एक कुछ हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है बबुआ? मर जाता है। लेकिन ये आपका पॉलीकार्पक, एक से अधिक, एक से अधिक ना, याद रखेंगे। एक से क्या प्यारे बच्चे? अधिक बार क्या देता है? फल देता है और फूल देता है ना। फूल देगा पहले, इसके बाद ही फल देता है, या जीवित रह जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलीकार्पिक आंसर नहीं होगा। और कास्टिक पौधे का मतलब इससे जो लकड़ी बनाने वाला है, ये आपका क्या होता है? जिससे लकड़ी बनाया जाता है, लकड़ी ना, लकड़ी। क्या प्यारे बच्चे? लकड़ी ना, लकड़ी वाला पौधा होता है कास्टिक पौधे। तो अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। यानी कि आपका मोनोकार्पिक पौधे, ये पौधे ऐसे होते हैं जो एक ही बार फल देते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, दोबारा फल नहीं देते हैं ना। क्लियर है? चलिए इसको आप ध्यान रखेंगे बबुआ, मोनोकार्पिक। अब आगे हम लोग का है 5 नंबर, कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबंध होते हैं। किससे संबंध होते हैं? जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन, वायु परागन। ये कांटेदार है और कैसा है बबुआ? चिपचिपे परागकण ना। और ये क्या होता है? बड़े आकर्षक होते हैं, मतलब अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित। तो साथ में क्या होता है? रंगीन भी होता है ना। इस पुष्प निम्न के साथ संबंध, मतलब उसके अंदर कौन सा परागन होता है? जल परागन, कीट परागन, आपका जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन, वायु परागन। तो यहाँ पर होगा बबुआ करे आकर्षक। क्या? आकर्षक और कौची? रंगीन। जो कीटों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। किसकी सहायता से?
रंगों की, किसकी? रंगों के। अब बहुत ऐसे पुष्प होते हैं जो जो कीट परागन होते हैं ना, वह मकरंद युक्त होते हैं, उसमें गंध भी होता है, रंगीन भी होता है, जिससे कीट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं और वहां पर परागन की क्रिया कराते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन बबुआ? कीट परागन। कौन हो जाएगा? कीट परागन। याद रहेगा ना? याद रखेंगे कि जो कांटेदार और चिपचिपे परागन होते हैं और वो आकर्षक और रंगीन भी होते हैं, तो उसके अंदर परागन की क्रिया जो होता है वह किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है ना। ये याद रखेंगे। चले आगे। चलिए आपका आगे है 6 नंबर। जायांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। यानी पराग का नाकर किस पर चिपकते हैं बबुआ? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सहायक कोशिका। तो यहाँ पर आपका वर्तिका तो केवल आपका पराग नली का निर्माण करता है, पराग कण को जाने का मार्ग देता है। अंडाशय में क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। सहायक कोशिका क्या होता है? ये आपका अंडाशय के अंदर कोशिका होती है ना, सहायक कोशिका, जो आपका द्विनिषेचन होता है एक और परागण के साथ, और द्विनिषेचन करके क्या बनाता है? त्रिगुणित संरचना बनाता है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा बबुआ? वर्तिकाग्र। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? वर्तिकाग्र जो पराग की अनुकूल प्रकृति को क्या करता है? सुनिश्चित करता है ना। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मातृ कोशिकाओं को मियोटिक, मियोटिक का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोटिक का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है ना, ये याद रखेंगे। आपका है कि मियोटिक विभाजन करना चाहिए। कितना आपका विभाजन करना चाहिए? 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मातृ कोशिका को ना, कितनी पराग मातृ कोशिकाओं को क्या करना चाहिए? विभाजन। तो अब बबुआ पराग मातृ कोशिका जो होता है ये द्विगुणित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? द्विगुणित। अब इसके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। पहले क्या होगा आपका? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, तो आपका चरण फर्स्ट हो जाएगा। इसमें कितने कोशिकाएं बनेंगे प्यारे बच्चे? 2। कितने बनेंगे? 2। जो क्या होगा? अगुणित। दोनों को दोनों कैसा होगा आपका? अगुणित होगा। अब इसके अंदर फिर से एक समसूत्री विभाजन की तरह आपका क्या होता है? विभाजन होता है ना, ये याद रखेंगे। तो समसूत्री विभाजन आपका होगा और इससे भी क्या को बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे प्यारे बच्चे? 2। और इस समसूत्री मतलब अपने जनक की जैसा, तो समान रहेंगे आपका अगुणित अगुणित। और इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चे? इसमें भी आपका होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री ना, याद रखेंगे। क्या होगा? समसूत्री। ये भी चरण सेकेंड, ये भी चरण आपका क्या हो गया? सेकेंड। अब इसमें भी क्या बनेंगे? 2। इसमें भी नहीं, 2 बन गया अगुणित। अब बताइए पराग मातृ कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिका बन रहे हैं प्यारे बच्चे? आपका बन रहे हैं कितने? 1 2 3 और एक कितने? 4 बन रहे। तो 64 बनाने के लिए कितना हम लोग को चाहिए? तो 64 को 4 से भागा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64। यानी कि आपका कितना बार करना पड़ेगा? 16 बार। कितना बार प्यारे बच्चे? 16 बार अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जा करके 64 पराग कण की उत्पन्न होगा, 64 पराग कण का निर्माण होता है। क्लियर है ना? चले आगे। चलिए तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे कार्य बच्चे आपका क्या 8वां नंबर। पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम है। ये तो बात सही है। सबसे अंदर की क्या है? टेपिटम है, जिसका कार्य है, क्या कार्य है इसका देखेंगे यहाँ पर हम लोग ना। इसका कार्य आपका है प्रस्फुटन, यांत्रिक, पोषण, सुरक्षा। क्या है इसका ना? इसकी जो मेन कार्य है बबुआ पोषण देना। इसका मेन काम क्या है? पराग कणों को पोषण देने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? सी। कौन ऑप्शन होगा आपका? सी होगा। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हम लोग 9 नंबर में। करे एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मकोद्भिद निषेचन के समय होता है। निषेचन के समय होता है। निषेचन समय क्या होता है ना?
तो अब यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मकोद्भिद ना, मादा के अंदर निषेचन के समय क्या होता है? 8 कोशिका युक्त, 7 कोशिका युक्त, 6 कोशिका युक्त, 5 कोशिका युक्त। यहाँ पर क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद में निषेचन के समय बबुआ इसके अंदर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय एक संरचना बनता है जिसको भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है बबुआ? भ्रूण कोश कहा जाता है ना, याद रखेंगे। और वो किसमें रहता है? भ्रूण कोश के अंदर रहता है ना। तो 7 कोशिकीय पूछा कौन थी? निषेचन के पश्चात। अब देखिए 8 केंद्रकीय होता है तो 8 के कोशिकीय तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत। 7 कोशिकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन सी और डी क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है ना, याद रखेंगे। 7 कोशिकीय और अगर यहाँ पर केंद्र रहता तो यहाँ पर 8 केंद्रकीय होता है ना, ये याद रखिएगा बबुआ। आगे फिर आपका है कि पराग कण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के गलत जोड़े का चयन करें। नहीं, अपर परागण जो होता है इसमें किसके द्वारा कौन सा परागण होता है? हम लोग को पता है जल द्वारा परागण होता है उसको जल परागण, वायु द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? वायु परागण, कीट द्वारा होता है उसको कीट परागण, पक्षी द्वारा होता है उसको पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा होता है उसको चमगादड़ परागण कहा जाता है। सब पढ़े थे हम लोग। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, वायु परागण ये तो आपका वायु द्वारा होता है, सही है। जल परागण जल द्वारा, सही है। पक्षी परागण पक्षी, लेकिन चमगादड़ परागण कीट द्वारा नहीं, चमगादड़ द्वारा ही होता है ना, चमगादड़ द्वारा होता है, चमगादड़। तो यहाँ पर गलत जोड़े का चयन, गलत का चयन करने, इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलें आगे। चलिए आगे आपका कह रहा है परागकण के बाह्यचोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन है? पैक्टोसेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज। तो अब यहाँ पर आपका बबुआ परागकण के अंदर 2 परत होते हैं, एक को बोलते हैं बाह्यचोल, एक को बोला जाता है अंतःचोल कहा जाता है ना, एक्साइन इंस्टाइन बोला जाता है। तो अब बाह्यचोल जो होता है बबुआ सबसे बाहर का, और वो बहुत कठोर होता है जो बीज को रक्षा करता है। तो बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। और इससे अब एक और बात याद रखिएगा कि पादपों के अंदर सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन होता है। और इसको स्रावित कौन करता है बबुआ? इसको टैपिटम स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? टैपिटम। और सबसे कठोर है ना, ये याद रखिए। कौन? स्पोरोपोलेनिन। और अगर मानव में पूछा जाए तो मानव के अंदर जो दांत होता है हम लोग का, दांत के अंदर जो इनेमल होता है, ये इनेमल सबसे कठोर पदार्थ हम लोग के अंदर। सुना गई बात ना? और पादपों के अंदर कौन होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। क्लियर? चलिए तो आगे हम लोग का है 12 नंबर। अब कह रहे पंखवत वर्तिकाग्र इनमें होता है। पंखवत मतलब पंख जैसा होता है ना, पंख जैसा उसके अंदर। तो पंखवत वर्तिकाग्र किसका? मटर का, गेहूं का, धतूरा का, सीजल पिनिया का। तो ये गेहूं में होता है। किसमें होता है बबुआ? गेहूं का होता है वर्तिकाग्र पंखवत ना, ये याद रखेंगे। और वो गेहूं में जो आपका परागण की क्रिया होता है वो वायु द्वारा होता है। क्लियर? ये याद रखेंगे। चले आगे। आगे हम लोग का 13 नंबर कर रहा है जयांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको सिंपल सा क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं बबुआ। क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है ना। बाकी वर्तिका परागनली का निर्माण करता है, बीजांड विकसित होकर बीज का, अंडाशय विकसित होकर किसका? फल का निर्माण करता है। क्लियर ना? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 14 नंबर मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मकरंद नहीं, उसके अंदर मीठे रस होता है जिसको मधु बोलते हैं हम लोग। और वो कैसा होता है? सुगंधित पुष्प होता है जिससे पुष्प उसकी ओर आते हैं। कीट क्या होता है? उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आपका जल परागण नहीं, वायु परागण नहीं, तो ये आपका कौन सा परागण हो जाएगा? कीट परागण। कौन सा परागण हो जाएगा? कीट परागण हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सही हो जाएगा ना, ये याद रखिएगा। चले आगे। आगे हम लोग का टेपिटम का कौन सा कार्य सही है? पराग भीति के निर्माण में सहायता करती है,
परागकोश के अंदर की ओर पुष्टिकारकों का क्या करता है, परिवहन। लघु बीजाणु चतुष्क को पृथक करने के लिए कैलेज एंजाइम का संश्लेषण। उपरोक्त सभी इसमें से कौन होगा, ऑप्शन आपको बताना है ना, ये बताना है आपका कि कौन सा अपटेपिटम का जो कार्य है कौन सा सही इसके अंदर। तो लघु बीजाणु चतुष्क को पृथक करने के लिए एक एंजाइम का स्रावित करता है ना। हम लोग पढ़े हैं बबुआ क्या कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिका बनते हैं, चारों एक साथ इस तरह से रहते हैं बबुआ, और चारों के चारों अगुणित होते हैं। चारों के चारों क्या होते हैं, अगुणित। और इसके ऊपर क्या होता है प्यारे बच्चे, एक परा चढ़ा हुआ रहता है। क्या चढ़ा हुआ रहता है, परा चढ़ा होता है। इसको बोलते हैं कैलोज भीति। क्या बोला जाता है, कैलोज भीति बोला जाता है। कैलोज ना, क्या बोलते हैं बबुआ, कैलोज भीति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलोज ना, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, कैलोज भीति बोला जाता है बबुआ, याद रखिएगा। और ये कैलोज भीति जब तक नहीं हटेगा तब तक ये आपका जो कोशिका एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो कैलोज भीति को हटाने के लिए एक कैलेज एंजाइम, कौन बबुआ, कैलेज एंजाइम का स्रावन करना पड़ता है। एंजाइम, इस एंजाइम का स्रावन कौन, संश्लेषण कौन करता है बबुआ, टैपिटम करता है। कौन करता है, टैपिटम ना, याद रखें टैपिटम करता है। ये टैपिटम, तो टैपिटम कैलेज एंजाइम या नहीं का स्रावित करता, जो कैलोज भीति को क्या करता है, हटा देता है। यहाँ से कैलोज भीति को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पर टैपिटम का जो सही आपका कार्य हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बबुआ, सी। कौन हो जाएगा आपका, मेन आपका काम क्या है इसका, यही है। और आपका तेलबिस्कन का स्रावित करना, स्पोरोपोलिन का स्रावित करना, ये आपका टैपिटम का मुख्य कार्य है ना, ये याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे अब हम लोग का है 16 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक यानी कि अर्धसूत्री, फिर से आपका आ गया ना, वहां पर 64 थे, आज 100 हो गया। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होते हैं। कितने होगा, तो 100 के लिए। तो एक बार जब विभाजन होता है तो 4 बनते, एक बार विभाजन से कितने बनते हैं बबुआ, 4 बनते। कितने बनते हैं, 4 ना। तो अब बताओ 100 बनाने के लिए कितना जरूरी पड़ेगा, तो 100 भाग 4 कर देंगे, 25 का 100 यानी कि आपका 25 बार। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बबुआ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। चले आगे, चलिए तो अब आगे इसी तरह से 100 की जगह 200 पूछेगा तो भी आप बता सकते। 300 जितना पूछेगा उतना आप उसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्योंकि एक बार जब मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता तो 4 बनता, तो 100 बनाने के 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 25 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 100 कोशिकाएं बन जाएंगे ना। चलिए आगे हम लोग क्या प्यारे बच्चे, क्या पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं। पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पोमोलॉजी, क्या बोला जाता है ना, ये बताना है आपको। माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पोमोलॉजी, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बताना आपको। इसका अध्ययन, पराग कणों के अध्ययन को क्या बोला जाता है ना, ये बताना है। तो बताइए आप लोग कौन कौन बताते हैं। तो अब यहाँ पर आपका होगा पराग कणों का जो अध्ययन होता है बबुआ, उसको बोलते हम लोग क्या, पेलिनोलॉजी। क्या बोला जाता है, पेलिनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, क्लियर ना, ये याद रखिए। चले आगे, आगे आपके पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, लघु बीजाणु धानियों का, नरयुग्मकोद्भिद का, नरयुग्मकों का, लघु बीजाणु पर्ण का ना। तो आप याद रखो पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो ये आपका लघु बीजाणु धानी का नहीं, पुंकेसर का है। क्या कि उसके अंदर पुंकेसर बना होता है किससे, एक पुतंतु और परागकोश। पुतंतु और कौन बबुआ, यहाँ से निकलता है इस तरह से आपका एक आपका होगी, इसको बोलते हैं हम लोग पुतंतु। इसको क्या बोलते हैं बबुआ, पुतंतु या तंतु बोला जाता है ना। और इसको बोला जाता है क्या, परागकोश। क्या बोलते हैं बबुआ हम लोग,
पराग कोश बोला जाता है। और यही दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है। और यही पुंकेसर फिर आगे चल के आपका किसका प्रतिनिधित्व करता है प्यारे बच्चे, लघु बीजाणु पर्ण का, इसका प्रतिनिधित्व करता है लघु बीजाणु पर्ण का। बाकी पराग को जो है यह किसका करता है, लघु बीजाणु धानी का, लघु बीजाणु धानी का ना, ये याद रखेंगे किसका, लघु बीजाणु धानी का। बाकी पुंकेसर किसका करता है, लघु बीजाणु पर्ण का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी। कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। चले आगे, आगे आपका है इनमें से कौन, सॉरी कौन लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन हो जाएगा ना, इनमें से कौन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका, पादप कोशिका जानते हैं आप लोग, तो क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, नहीं गोल्गी बॉडीज। तो ये आपका क्या होता है, तीनों। माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। गोल्गी बॉडी नहीं, जो परिवहन का कार्य करता है ऊर्जा के। लेकिन क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिड है, लवक है। ये क्या है बबुआ, लवक है ना, याद रखें क्या है, लवक। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार का वर्णक होते हैं ना लवक। तो जो आपका केवल एक किसमें मिलेंगे, पादप कोशिका में। किसमें मिलते हैं प्यारे बच्चे, पादप कोशिका में ना, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं मिलते। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं पाया जाता। तो कौन नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं ना, वो नहीं पाया जाता है। आगे आपका है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, हवा के द्वारा। तो कीट परागित नहीं, कीटों के द्वारा होगा तो उसको कीट परागित, वायु के द्वारा होगा वायु परागित, हवा के द्वारा होगा, अरे ये दोनों तो सेम ही है, इनमें से कोई नहीं ना। तो हवा के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे, वायु या हवा परागित। दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो ये बी चाहे सी दोनों में से कोई मार सकते हैं ना, हवा या वायु एक ही बात है। तो हवा परागित होता है ना, ये याद रखेंगे। चले आगे, आपका अनुमील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित, परपरागित, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अनुमील्य पुष्प होता है, क्या होता है इसको बताना है आप लोग को। स्वपरागित, परपरागित, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बताइए आप लोग ना, कौन कौन बताते हैं। एक क्वेश्चन अब आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अनुमील्य जो आपका पुष्प है, इसके अंदर कौन सा परागन होता है, आपको बताना है बबुआ। अनुमील्य पुष्प स्वपरागित होता है, परपरागित होता है, कि दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, कौन सा, 21 नंबर ना। देखते हैं कमेंट में कौन कौन बच्चा बताता है, ठीक है। 21 नंबर का आंसर समझ में आ गई बात। अगर नहीं भी आपको समझ में आता तो कमेंट में लिखिए सर इसका आंसर बताइए, कमेंट में हम इसका आंसर दे देंगे। क्लियर है, छोड़ दें क्वेश्चन, बता दें, छोड़ दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं प्यारे बच्चे। चलिए आगे आपका है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। चींटी, कीट, पक्षी, हवा, किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिलस। कौन बबुआ, एंटोमोफिलस। कौन सा होगा इसको बताना आप लोग को ना। एंटोमोफिलस किसके द्वारा आपका होता है, पुष्पों में परागन का माध्यम कौन सा होता है, चींटी होता है, कीट होता है, पक्षी होता है, हवा होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना आप लोग को ना। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन होता है चींटी के द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं ना, ये बताना आपको। कौन होगा बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए तो नहीं तो इसको बता देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर आपका ये जो होता है बबुआ एंटोमोफिलस, एक इसके द्वारा होता है। तो इसके अंदर जो परागन की क्रिया होती है ये आप याद रखेंगे कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी। कौन ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। भ्रूण, आंतरभित्ति, भ्रूणकोश, इनमें से
कोई नहीं। तो ये आपका होता है नारियल में तरल पदार्थ जो होता है वो आपका उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं पोषण मिलते हैं, तो यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। इसके बाद पुष्पीय पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं ना, बताना आपको। पुष्पीय पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? पौधों के भ्रूण कोश, याद रखिएगा भ्रूण कोश जो होता है बबुआ त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित का मतलब इसके अंदर आपका 3 केंद्रक मिलेंगे और यह द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा बबुआ। भ्रूण कोश त्रिगुणित होता, अगर युग्मनज पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगुणित, 2 केंद्रक होते हैं ना। चलिए यहाँ तक याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आगे हम लोग का कह रहा है 25 नंबर, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की क्रिया को आप लोग बताया था। युग्मक 2 तरह के, नर युग्मक, मादा युग्मक। नहीं तो अब यहाँ पर युग्मक बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलेंगे हम लोग? युग्मक जनन कहते हैं ना। अब आगे कर रहे हैं 26 नंबर, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे बबुआ हाइड्रिला एक प्रकार का जलीय पादप है। कैसा है? जलीय है ना। और ये पूरा का पूरा इसका पुष्प भी कहाँ रहता है? पत्तियां जो रहता है जल के अंदर ही रहता है ना। जैसे कमल का तुम देखा होगा, वो तो कमल रहता है लेकिन उसका पुष्प क्या रहता है? पानी के ऊपर रहता है ना। तो उसके अंदर रंध्र, पत्ता कहाँ रहता है? पानी के ऊपर, इसलिए उसके अंदर रंध्र होता है। परंतु यहाँ हाइड्रिला का जो पूरा हिस्सा पानी में रहता है, इसलिए इसमें रंध्र कहीं नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बबुआ? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, कहीं पर भी रंध्र नहीं होता है ना, याद रखेंगे। आगे हम लोग कहें इनमें से कौन द्विगुणी संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताया अंडाणु जो आपका है बबुआ ए अगुणित है। कैसा है? अगुणित है सर ना। इसके बाद भ्रूणपोष कैसा है? त्रिगुणित। क्या है? त्रिगुणित, याद रखेंगे। और युग्मनज कैसा है? द्विगुणित। कैसा है? द्विगुणित है बबुआ। इसके अंदर सिंगल केंद्रक, इसके अंदर आपका क्या मिलेगा? इसके अंदर सिंगल, इसके अंदर आपका ट्रिपल यानी 3 केंद्रक, इसके अंदर 2 केंद्रक। तो द्विगुणित पूछ रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आपका क्या है? परागकण का बाह्यचोल बना होता है। किसका बना होता है? तो ये आपका स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद करें निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी कौन है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस और ए और बी दोनों हाइड्रिला। कौन होगा बताना है आप लोगों को ना। तो ड्रोसेरा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या आती है? ड्रोसेरा है। और ये नेपेंथिस नहीं, तो ये दोनों के दोनों क्या है बबुआ? कीटभक्षी है, यानी कीटों को मारकर क्या करते हैं? भोजन करते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। ड्रोसेरा भी है, नेपेंथिस भी है ना, दोनों खटपर्णी। इसके बाद आपका आगे मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, क्या कहा जाता है ना? तो एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं हम लोग? एपोफाइसिस को बोला जाता है, आस्पुटेलम को बोला जाता है, सेलिपोटाइल को बोला जाता है, आल्यूरोन भित्ति को बोला जाता है। तो एंडोस्पर्म, प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म जो होता है उसको बोला जाता है बबुआ क्या? आल्यूरोन भित्ति। क्या बोलते हैं? आल्यूरोन भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपका है आधुनिक भ्रूण विज्ञान। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं कौन? स्लाइडन एवं स्वान, हार्डविग, अरस्तु, वान बेयर। कौन है? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक अगर पूछे तो आप बताना वान बेयर। कौन है प्यारे बच्चे?
वन वेयर है ना, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। चलिए तो 21 आपका कौन हो जाएगा, वन वेयर। इसके बाद आपका है आगे 32 नंबर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, लीची का ना। तो शरीफा का नहीं खाते, नारंगी का भी नहीं, लीची का भी नहीं, तो किसका खाते हैं, सेब का। और सेब एक ऐसा फल है बहुआ, असत्य फल है। कौन सा फल है, असत्य फल है ना, याद रखेंगे। और सेब के पुष्पासन को क्या किया जाता है, खाया जाता है ना, तो याद रखेंगे। चले आगे। आगे अब आपका कर है बीज चोल खाया जाता है, किसका, बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का, नारंगी का, सेब का, इनमें से सभी का। किसका खाया जाता है, इसमें भी आपका किसका खाया जाता है, सेब का ही खाया जाता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है भूमि फली फल ना, किसको बोला जाता है, आलू का, मूंगफली को, प्याज को, अदरक को। याद रखेंगे भूमि फलनी का मतलब क्या होता है कि इसका फूल जो होता है ऊपर होता है, इसके बाद फिर वो कहाँ चला जाता है, फल निकलने के बाद मिट्टी के अंदर। तो ऐसा किसमें होता है, मूंगफली में फूल ऊपर निकलता है, फल लगने के बाद वो फिर कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद आगे आपका निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होते, बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है, किसको बोलते हैं, अनावृत बीज। इस प्रकार के पौधे को क्या बोलते हैं, अनावृत बीज बोला जाता है, जिसमें फल तो लगेगा, बीज तो होगा, लेकिन आपका पुष्प नहीं होता है। मक्का में होता है, या पुदीना में, या पीपल में, या चीड़ में, किस में होता है बताना आप लोग को। तो चीड़ याद रखेंगे, चीड़ के अंदर आपका क्या होता है, बीज होता है लेकिन पुष्प नहीं होता है प्यारे बच्चे ना। चलिए आगे आपका है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, तो आप याद रखेंगे निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन जब होता है प्यारे बच्चे, निषेचन ना, तो निषेचन के फलस्वरूप आपका क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, युग्मनज। इसके बाद आपका अगर द्विनिषेचन होता है, निषेचन ना, द्विनिषेचन के बाद त्रिगुणित संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, भ्रूण कोश। और ये आपका होता है द्विगुणित, और ये आपका होता है त्रिगुणित। तो ऑप्शन हम लोग को द्विनिषेचन का परिणाम पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा भ्रूण कोश, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो याद रखेंगे। आगे आपका है 37 नंबर का, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, बीएम जोहरीला, बीजी एल स्वामी, आर.एन. कपिल और पी महेश्वरी। कौन है तो ये बताना है आप लोग को ना। तो इसमें भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान की जो जनक है बहुला, वो कौन है ना, पीएम जोहरीला, बीजी एल स्वामी, आर.एन. कपिल, पीएम महेश्वरी। तो ये आपका है बीएम जोहरिया, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, भ्रूण विज्ञान के जनक। इसके बाद आपका एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्राय होते हैं, प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश पूछ रहा है, जिसके अंदर भ्रूण कोश होते हैं ना। तो ये आपका 7 को 1 कोशिकीय होता है नहीं, 2 कोशिकीय नहीं, 5 कोशिकीय नहीं, यानी 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। चले आगे आगे आपको 39 नंबर में कह रहा है चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं, और आती ऑर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, मलेकोफिली, काप्रोटिरोफिली ना, क्या बोला जाता है, किसके द्वारा होता है, चींटी द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे, चींटी द्वारा जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, मार्मिकोफिली, या मलेकोफिली, या कार्पोरोटी
प्रोफिली क्या बोला जाता है बताना है आप लोगों को ना, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तब इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चे आपका कौन हो जाएगा, मार्मिकोफिली ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। सुना गई बात ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आप लोग का है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोलेंगे, युग्मक जनन, सिंपल सा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। पानी द्वारा पर परागण को क्या बोलेंगे, जल परागण बोलेंगे, नहीं इसको तो हम लोग जानते ही हैं, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद आपका परागकण होता गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित, क्या होता है परागकण ना, ये बताना आप लोग को। परागकण होता है तो परागकण कैसा होता है बबुआ, अगुणित होता है ना, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अणुसूत्री विभाजन से बनते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है, पतियों का, शाखाओं का, स्पोरेंजिया का, अग्र का, किसका है आपका पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है ना, ये बताना है आप लोग को। तो पुष्प जो आपका बबुआ किसका रूपांतरित भाग है, तो यह पतियों का रूपांतरित भाग है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ना, याद रखेंगे। इसके बाद आगे आपका पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, पुतंतु और परागकोश, पुतंतु और कौन, परागकोश, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, जयांग कुमांग, तो कुमांग बोला जाता है, मादा जनन अंग को जयांग बोलते हैं ना, ये याद रखेंगे। आगे हम लोग का है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या बोले, अभी जस्ट पता है आप लोग को, जयांग बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, जयांग बोलेंगे, जो स्त्री केसर से बना होता है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग का है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, वर्तिका ग्रेवी है, वर्तिका भी अंडाशय सहित, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा बबुआ, डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये सब के सब आपका क्या है, ये आपका स्त्री केसर के भाग है ना, ये याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन 48 में आपका बिना निषेचन कहीं बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन, परागन, आपका त्रिसंलयन, अन्य, तो इसको बोलते हैं असंग जनन, बिना निषेचन कहीं बीज पैदा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, असंग जनन कहा जाता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग क्या प्यारे बच्चे, क्या द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में मिलता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बबुआ, सी ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है, द्विखंडन मिलता है। द्विखंडन क्या है, अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिका में टूटकर नए कोशिकाओं का, नए जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो द्विखंडन उसको बोलते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सब में मिलता है। चलें आगे। आगे आपका है कि परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है, नहीं, जिसमें 4 कोनों पर क्या सम्मिलित होती है ना, सम्मिलित, सम्मानी लिखा होता है, यहाँ पर आपका सम्मिलित होता है ना, होने पर क्या सम्मिलित, सम्मिलित होती है ना, तो आप याद रखेंगे, जैसे आपको बताया थे कि जो आपका परागकोश होता है वो उसके अंदर 2 पाली होता है, इस तरह से ये आपका होता है ना, इस तरह से, और इसके अंदर आपका क्या होता है, ये आपका हो गया बबुआ क्या, परागकोश को जब अनुप्रस्थ काटा गया तो इसके अंदर क्या है, एक पाली इधर हो गया आपका, नहीं, एक पाली इधर हो गया और एक पाली क्या हो जाता है इधर, और यहाँ पर आपका एक योजी होता है, दोनों को कनेक्ट करता है, तो ये प्रथम पाली हो जाता है और ये आपका द्वितीय पाली हो जाता है, और ये जो आपका लघु बीजाणु 4 है तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो चारों कोष्ठक, ये चारों कोष्ठक को बोला जाता है क्या, लघु बीजाणु, बीजाणुधानी, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, लघु बीजाणुधानी बोला जाता है ना, याद रखेंगे लघु बीजाणुधानी। तो ऑप्शन आपका लघु बीजाणुधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई, सी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा,
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद आगे प्यारे बच्चे क्या, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। अब आपका वायु परागन जो होते हैं ये आपका छोटे होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता। अगर आपका कीट परागन होता तो कीट परागन वाले जो होते हैं कैसा रंगीन होते हैं, लेकिन यहाँ रंगहीन, यानी कि ऑप्शन ए और बी और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन से होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा, किसके द्वारा होता है बताना आप लोग को ना। चमगादड़, घोंघा, चिड़िया, हवा, यानी कि हवा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। चलिए आगे आपका बबुआ क्या, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें, मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूण कोश में। याद रखेंगे निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में, किसमें बबुआ बीज में, और अंडाशय फल में हो जाता है ना, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद करें अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में, किसमें मिलता है ना। तो अनिषेक जनन जो मिलता है बबुआ वो आपका अंगूर में मिलता है, किसमें मिलता है सर, अंगूर में मिलता है ना, तो याद रखें। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अनावृत बीजियों, मतलब अनावृत बीजी का मतलब इसमें बीज मिलेगा लेकिन पुष्प नहीं मिलता। मैं द्विनिषेचन की खोज की थी, स्ट्रासबर्गर ने, जेसी बोस ने, महेश्वरी ने, या फिर नवास्टीन ने, किसने किया था ना। तो आप याद रखेंगे अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की जो खोज किया था वो नवास्टीन ने किया था, किसने किया था, नवास्टीन ने किया था ना, ये याद रखेंगे बबुआ। किसका, अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की जो खोज की थी वो कौन किया था, नवास्टीन ने किया था ना, ये याद रखेंगे। अब आगे आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। तो आपको पता है पादपों के अंदर दो भाग होते हैं, कौन से भाग बबुआ, दो पादपों, पादप के अंदर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कायिक भाग, क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, कायिक भाग बोला जाता है, और एक को जननीय भाग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जननीय। कायिक भाग का मतलब जो कायिक अंग होते हैं, जननीय का मतलब जनन में, तो जननीय अंग केवल एक ही होता है बबुआ जिसको पुष्प बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पुष्प। पुष्प क्या है, जननीय अंग है, कौन सा अंग है, जननीय अंग है ना। और कायिक में क्या हो जाएगा आपका, मूल भी आपका कायिक भाग है, आपका तना भी है, आपका शाखा भी है, आपका पर्ण यानी पत्ता, ये सब के सब क्या है बबुआ, ये सब के सब आपका है कायिक भाग। कौन सी भाग है, कायिक भाग जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते, लेकिन एक ही आपका है जो पुष्प लैंगिक जनन में भाग लेता है, इसलिए इसको जननीय अंग यानी जननीय भाग कहा जाता है। और ये जो मूल तना शाखा होता है इसमें कायिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन की एक विधि है ना, कायिक जनन के द्वारा आपका होता है, ये चीज याद रखें। हम लोग से पूछ रहे हैं क्या लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है, तो कौन लेगा आपका, पुष्प लेगा, तो यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा बबुआ, फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे भाई। चलिए प्यारे बच्चे अब आगे देखते हैं हम लोग, निषेचन क्या है ये बताना हम लोग। तो निषेचन क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों को क्या होता है, परस्पर मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन नहीं, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन नहीं भाई, अंड तथा सिनर्जीस का संयोजन, एक मिनट, तो ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, यहाँ पर अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन और अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपका अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं अंडा और नर, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक और कौन, नर युग्मक की जो आपका संयोजन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, यानी कौन, ऑप्शन नंबर
ये होता है, ये हो सकता है ना, ये नर और मादा और नर, मादा और कौन आपका नर न्यूक्लियस का संयोजन, ये आपका क्या कहलाएगा, निषेचन ना। सिंपल याद रखना, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलने की प्रक्रिया तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, पेटल से, पुमांग से, बीजांड से। बीजांड से तो बीज का होता है, पेटल पुमांग से तो यहाँ पर आपका पेट पुमांग तो ये नर जनन भाग है, ये पेटल आपके लोग का मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, जो सत्य फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है ना। आगे है फिर आपका क्या, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, पुमांग, पुष्पासन, कार्पेल, जयांतु तो आपका पुष्पासन से बनता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, बी। कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा ना, याद रखेंगे। इसके बाद आपका होता है क्या, पुष्पों की कृषि, प्रजनन का क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्डिकल्चर, एंथोलॉजी। तो ये आपका हो जाएगा बबुआ क्या, फ्लोरिकल्चर। कौन हो जाएगा आपका, फ्लोरिकल्चर होता है जो पुष्प की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय नहीं, व्यवस्था का जो विज्ञान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर को ना, ये याद रखेंगे। चलें आगे। आगे आपका है 61 नंबर, फिर 61 नंबर में कह रहे हैं एक परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये 3 कोशिकाएं पाई जाती है। 3 कोशिका क्या होता है, तो आपको बताया था कि परागकण होता है बबुआ, उसके अंदर 2 कोशिका होते हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, जिसमें जनन कोशिका विभाजन करके फिर 2 कोशिका बनाता है। तो 2 हो गया जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका, क्या हो गया, 3 गो। यहाँ पर कह रहे एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका के नर युग्मक, नहीं भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, एक कायिक कोशिका 2 नर युग्मक, हाँ ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई आपका बी। बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद पहले बच्चे क्या कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, जयांग, पुंकेसर, दल, बायदल। तो नर जननांग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुंकेसर, यानी कि पुमांग को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, जयांग आपका क्या है, मादा जननांग है ना, ये याद रखेंगे। 63 नंबर में आपका क्या करें, भ्रूण कोश किसके अंदर बनता है, बीजांड, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। भ्रूण कोश किसके अंदर बनता है बबुआ, तो अंडाशय के अंदर बनता है, त्रिसंलयन यानी कि द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप, यानी कि अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय में बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका। इसके बाद हो जाएगा भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है, तो अभी आपको ही बताया कि 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। इसके बाद आगे आपका है परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, परागकण की बाहरी भित्ति सेलोज का, पैक्टिन का, स्पोरोपोलेनिन का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सेलुलोज से आपका क्या बना होता है, ये आपका क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बना होता है। आपका काइटिन का जो है कवक की कोशिका भित्ति बना होता है। तीसरा समझ जो परागकण की बाहरी भित्ति पूछ ले, इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा सी, स्पोरोपोलेनिन, जो एक सबसे कठोर पदार्थ है ना। आगे आप लोग का है प्राग मातृ कोशिका से कितने परागकण बनते हैं, प्राग मातृ कोशिका से कितने परागकण बनते हैं एक बार में, तो एक बार में आपका 4 बनते, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा सी हो जाएगा ना। इसके बाद आगे आपका है क्या, भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश के निर्माण को तो सूक्ष्म बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, युग्मक जनन, निषेचन। तो ये आपका हो जाए गुरु बीजाणु जनन, यानी ऑप्शन क्या हो जाता है सी, सॉरी बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना। और इसी प्रकार अगर मान लें पूछे कि आपका जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया होता है, यानी परागकण बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या
लघु बीजाणु जनन, और यहाँ भ्रूणकोश के निर्माण जो होता है उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोला जाता है ना। चलिए आगे आपका है प्यारे बच्चे, एक बीजपत्री में परागकण कितने छिद्र वाले होते हैं ना, याद रखेंगे। तो एक बीजपत्री में परागकण कितने छिद्र वाले होते हैं ना, एक बीजपत्री मतलब जिसमें केवल एक ही बीजपत्र मिलता है, उसमें 2 छिद्र वाले होते हैं। क्या हुआ? 2 छिद्र वाले, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद आपको 69 है, परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है जब वह परागकोश से निकलता है? तो अब इसको याद रखेंगे कि 70% 60% जो आपका होता है बउआ, उसके अंदर आपका क्या होता है कि 2 ही कोशिका होता है। कितने? 2। और आपका 40% 30% जो है उसके अंदर आपका 3 कोशिका होता है, 2 जनन कोशिका और 1 कायी कोशिका ना। बाकी आपका जो है वह 2 ही होता है, कायी कोशिका और एक कायी कोशिका और 1 जनन कोशिका। बाद में जब परागकोश से निकलकर परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं तब वहां पर क्या होता है, जनन कोशिका का विभाजन और 2 जनन कोशिका यानी कि नरयुग्मक बनाता है। लेकिन ज्यादातर आपका हो जाएगा क्या? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखेंगे। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता है बहुवायु परागन, आपका जल परागन, कीट परागन, पक्षी परागन। तो 70 नंबर का आंसर आप अपना कमेंट में देंगे सभी बच्चे कि 70 नंबर का आंसर क्या होगा ना। कीटों द्वारा परागन को क्या, ये बताया भी है, पीछे भी आपको क्वेश्चन आया था इस टाइप का। चलिए तो आप हम लोग का यहाँ पर कितने टोटल एमसीक्यू कंप्लीट हुए भगवान? 70। कितने हो गए? 70 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, नहीं के चैप्टर से। अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बोले थे ना आपको 70 एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, तो कंप्लीट किए 70। अब आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं उसको बताने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए आज आप सभी विद्यार्थियों को इतने देर तक मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर जो मानव जनन है उससे को लेकर के, और फिर हम लोग बातचीत करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना, ये याद रखेंगे। और इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं ना, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ना। चलिए।